हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस प्यारे चैनल द इंडियन एकेडमी पे। ये है आपका सेट 34। ऑलरेडी मैंने सेट 33 करा दिया है और मैं इंग्लिश का भी स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है। सो जो भी चैनल पे नए हैं, पहले आप चैनल को विजिट कीजिए और जितने भी वीडियोस अपलोड है देखिए। ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आने वाला है, सो मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन में 2-3 वीडियोस लाऊँ, अपलोड करूँ। ठीक है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उसका ले सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भाई, कह रहा है कौन सा अनुच्छेद कहता है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों और संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। देखिए, ये आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में बोल रहा है ना। ये कर्तव्य होगा कि भाई वो आदर्शों का और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे। कि 51A आर्टिकल उसका सब क्लॉज ए में ही कहता है ये चीज़। ठीक है। आपका आपका जो 51A आर्टिकल है ना, वो आपको किसके बारे में बताता है? तो ये आपका मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये कहाँ से लिया गया है? तो यूएसएसआर से, वहाँ से प्रेरणा लिया गया यूएसएसआर। ठीक। ये कब जोड़ा गया है? तो आपका 42वां संशोधन, संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया था। ठीक है। पहले तो भाई 10 आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, लेकिन प्रेजेंट में 11 मौलिक कर्तव्य है। जो लास्ट वाला मौलिक कर्तव्य है ना, वो आपका 2002 में जोड़ा गया था, 86वां अमेंडमेंट से। ठीक है। आपका कौन सा था वो? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ओके, चलिए, तो सारा आपका फंडामेंटल ड्यूटी का क्लियर हो गया। ये है 51A, उसका सब क्लॉज है ये। ठीक है। कह रहा है कि ऑर्थोपोडा संघ के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ऑर्थोपोडा आप जानते होंगे कि ये एनिमिलिया संघ का होता है। ठीक है। एनिमिलिया संघ का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये संघ होता है ना। तो यहाँ पे सी कह रहा है कि पृथ्वी पर सभी प्राणियों में सबसे अधिक संख्या में है। सही बात है, ये 2 तिहाई संख्या में पाए जाते हैं ये। ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो सी किस में है? सी तो सब में है। तो चलिए, अब कह रहा है कि सभी ऑर्थोपोडा में प्रजनन की विधि कायिक है। तो भाई ऑर्थोपोडा है ना, वो आपका जो प्रजनन है, आपका जो रिप्रोडक्शन करती है, वो कायिक विधि से नहीं करती है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। यानी कि इसमें नर और मादा दोनों मिल के जो है ना, वो प्रजनन करते हैं, ऑर्थोपोडा के जीव। और कायिक विधि क्या होती है? कायिक प्रजनन क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि पौधा है ये। ठीक है। आप देखे होंगे कि किसी भी पेड़ के या तो तना से, ठीक है, या तो आपके मतलब जड़ से, कहीं से भी एक नया पौधे का वृद्धि हो जाता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं कायिक प्रजनन। ठीक है। जड़ तना से रिप्रोडक्शन करने को क्या हम लोग बोलते हैं? कायिक प्रजनन। ये असेक्सुअल होता है ना। चलिए, तो ये आपका सी और डी सही हो जाएगा ना। और ये कह रहा है कि इनमें संयुक्त नेत्र होते हैं। डी तो गलत हो जाएगा ना, सॉरी, हाँ, यानी कि डी नहीं होगा। तो डी इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, डी इसमें भी है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये देखते हैं अब, ये या तो ए होगा या तो सी होगा, या ए बी सी तीनों में से कोई होगा। तो ऑर्थोपोडा के प्राणियों में संयुक्त उपांग होते हैं, ये सभी सही है भाई। आपके नेत्र भी होते हैं। ठीक है। जितने भी ऑर्थोपोडा हैं सब में नेत्र होते हैं, नहीं कि ए बी सी आपके तीनों सही हैं। अगर आप प्लांटिंग आपका एनिमल किंगडम के बारे में पढ़े होंगे तो ऑर्थोपोडा के बारे में आप जरूर पढ़े होंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य रणनीति राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा निरक्षरता के उन्मूलन के लिए अप्लाई की है? आपकी जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है ना, ये बताइए कब आया था? ठीक है। ये मिशन भारत में कब लॉन्च हुआ था? तो 1988 में लॉन्च हुआ था, पहला चीज़। ठीक है। हो सकता है कि पूछ दे। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपकी निरक्षरता को, यानी इलिटरेसी को हटाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई गई है? तो भैया कि अगर इलिटरेसी को हटाना है तो हमको क्या होगा? पूर्ण रूप से साक्षर होना होगा। तो आपका यही अभियान अपनाया गया था, पूर्ण साक्षरता अभियान। ठीक है। आपका ऑप्शन ही सही है। चलिए, ओके। अब कह रहा है कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने पूरा कराया था? देखिए, हुमायूं के मकबरे के बारे में मैंने कल ही वीडियो में बताया था आपको। ठीक है। हुमायूं के मकबरे को उसकी बीवी बनवाई थी। ओके। तो कौन थी वो? बीगा बेगम। बीगा बेगम। ओके, चलिए। अब है कि पाटलिपुत्र भारत के किस भौतिक प्रदेश से संबंधित है? देखिए, पाटलिपुत्र जो है ना आपका, ये उत्तराखंड में पड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे, उत्तराखंड में प्रायद्वीपीय पठार तो होता नहीं है, ये तो डेक्कन प्लेटू में है, यानी कि आपका इस भाग में बीच में है आपका भारत के। ठीक है, ऐसे। और आपका मरुस्थल तो राजस्थान में आता है, तो यानी हिमालय पर्वत, क्योंकि उत्तराखंड में हिमालय पर्वत है। तो ये आपका पाटलिपुत्र जो है ना, ये आपका हिमालय पर्वत का आपका पार्ट है। ओके, चलिए।
से संबंधित है। पाटलिपुत्र उत्तराखंड में है। अब कह रहा है कि मुगल शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। सही बात है भाई। मनसबदारी क्या होता था? ये अधिकारियों के लिए था। ठीक है, अधिकारियों के लिए मतलब कि क्या, कि जिसके पास जितनी ज़मीनें होंगी, ठीक है, और जिनके पास जितना ज़्यादा घोड़ों की संख्या होगा, वो एक मनसब के क्या होंगे, तो मनसबदार होंगे। ठीक है, एक उस क्षेत्र के मनसबदार होंगे। तो भाई ये मनसबदारी प्रणाली अकबर ही लाया था आपका 1571 में। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे कह रहे हैं पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में लड़ा गया था। ये भी सही है भाई, पानीपत का दूसरा युद्ध आपका 1556 में ही लड़ा गया था। तीसरा कह रहा है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह बाबर के समकालीन थे। गलत है भाई, बाबर के समकालीन थोड़ी थे महाराणा प्रताप, ये तो भाई अकबर के समकालीन थे ना। चलिए, तो आपका ऑप्शन 3 सिर्फ गलत है, बाकी 1 और 2 सही है बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि जूनागढ़ में सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? देखिए, इसमें थोड़ा सा आप फंस सकते हो। कैसे? क्योंकि सुदर्शन झील का निर्माण अक्सर कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने आदेश दिया था करवाने का, लेकिन जो रियल फाउंडर था ना, जो बनवाया था उसका ना, उसका गवर्नर था, और उसे गवर्नर का नाम क्या था? तो पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त। ओके, चलिए। अब यहाँ पे चंद्रगुप्त सिर्फ दे दिया भाई, तो चंद्रगुप्त एक मौर्य है ना, एक चंद्रगुप्त द्वितीय है, तो इसका तो कोई कन्फर्मेशन है नहीं कि कौन से चंद्रगुप्त के बारे में कहा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग पुष्यगुप्त मारेंगे। ठीक है, चलिए। अब कह रहा है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी के पुरस्कार के लिए नहीं माना जाता है? आपका जो संगीत नाटक अकादमी है ना, वो उसमें मतलब किस नृत्य शैली को इसमें नहीं दिया जाता है पुरस्कार? तो यह आपका विलासनी नाट्यम। ठीक है, मणिपुरी दिया जाता है, कुचिपुड़ी भी दिया जाता है, आपका कथक में भी दिया जाता है, लेकिन विलासनी नाट्यम में नहीं दिया जाता है। ये ऐसा ऑप्शन भी लग रहा है जैसे आप कभी सुने भी नहीं होंगे इस नृत्य का नाम। ठीक है, तो इसमें आपका संगीत नाटक अकादमी नहीं मिलता है। चलिए, अब कह रहे हैं कि पोर्टोनोवा के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ाई में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का महत्वपूर्ण भूमिका थी? देखिए, आपका जो पोर्टोनोवा का युद्ध है ना, ये संबंधित है आपका आंग्ल मराठा युद्ध से, और भी कब? आंग्ल मराठा द्वितीय युद्ध से। ठीक है, सेकेंड। आंग्ल मराठा में कम टोटली 4 युद्ध हुए थे। ठीक है, तो पहला और दूसरा युद्ध टीपू सुल्तान के पिता किए थे आपके हैदर अली। ठीक है, तो आपका ये जो युद्ध है ना, वो जो हैदर अली हैं वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के खिलाफ आपके सेकेंड आंग्ल मराठा युद्ध में लड़े थे। ओके, चलिए, हैदर अली। अब कह रहा है प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी रासलीला का निर्माण किसने किया था? देखिए, अगर आपसे ये पूछा भी है, ठीक है, आपकी जो मणिपुरी रासलीला है ना, ये जो नृत्य है मणिपुर का रासलीला, उसका निर्माण जो है ना, आपके महाराजा भाग्यचंद्र ने किया था। ठीक है, चलिए। और ये जो बिरजू महाराज है वो किस नृत्य से संबंधित है? तो मैं आपको बताया था कि अगर किसी नाम के टाइटल में अगर महाराज आए तो वो कथक से है। ठीक है, कथक यानी कि यूपी। चलिए, ये सिद्धेंद्र योगी क्या है? तो भाई सिद्धेंद्र योगी जो है ना, ये आपके कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आपका आंध्र प्रदेश का, उसके संस्थापक हैं ये कुचिपुड़ी। ठीक है, चलिए। और ये है फिर ऋषि भरत। तो नाट्य शास्त्र आप जानते होंगे, उसके लेखक हैं कौन? ऋषि भरत। ठीक है, चलिए। तो ये आपके मणिपुरी रासलीला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भाग्यचंद्र। अब कह रहा है फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किस मशहूर बॉलीवुड स्टार की नियुक्ति की घोषणा की थी? तो ये थे आपका आयुष्मान खुराना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो, नहीं पूछेगा आप। जीवाश्म से प्राप्त ईंधन किस प्रकार की चट्टानों में ही संरक्षित होते हैं? देखिए, मैं आपको अभी शॉर्ट में पूरा चट्टान के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि चट्टान बनता कैसे है? तो ये ज्वाला से निकलता है, आपके ज्वालामुखी से निकलता है। ठीक है, धरती फटा, ठीक है, मैग्मा बाहर आया। ठीक है, और जब मैग्मा बाहर आता है और जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो ये पहाड़ के रूप में, आपके चट्टान के रूप में क्या होता है? तो बदल जाता है। और जब ये डायरेक्ट मैग्मा से चट्टान में बदलता है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आग्नेय चट्टान। ठीक है, अगर डायरेक्ट मैग्मा से चट्टान बना है तो उसको प्राथमिक चट्टान को हम लोग क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान। ओके, प्राथमिक चट्टान अगर पूछेगा कि प्राथमिक चट्टान कौन है, तो आपका आग्नेय चट्टान। ठीक है, दूसरा चीज़, मान लीजिए कि ये आग्नेय चट्टान है, यहाँ पे बहुत साल इसमें बारिश होगी। ठीक है, बारिश होगा, ये किसी और बाहरी अफेक्ट के कारण जो है ना आपका टूटेगा। ठीक है, पहले वेदरिंग होता है, फिर इरोजन होता है, फिर डिकम्पोजिशन होता है, इसका तीन प्रोसेस होता है। उसके बाद जो है ना आपके अवसादी चट्टान बनता है। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि इसमें बारिश होगा तो ये टूट टूट के, वेदरिंग होगा तो भाई क्या होगा, तो ये चट्टान क्या होगी, तो धीरे धीरे टूटेगी और इधर आपका जमा होगी। ठीक है, आपका ये घिसेगी चट्टान किसी एक्सटर्नल रीजन से,
तो ये जो चट्टान के टुकड़े जो हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे टूट टूट के बाहर आएंगे और ये धीरे धीरे जमा होंगे दूसरी जगह पे। ठीक है, ये मान लीजिए कभी पेड़ पौधा टूट के गिर गया, तो कभी जितने भी चीज़ें हैं वो बाद में धीरे 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 परत लेयर बाय लेयर वो जमा हो जाएंगे। तो वो जो चट्टानें होती है ना, उसको बोलते हैं अवसादी चट्टानें, उसको बोलते हैं द्वितीयक चट्टान। ठीक है, और ये जो द्वितीयक चट्टान है इसमें क्या होता है भाई, इसमें जीवाश्म ईंधन प्राप्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीवाश्म ईंधन हम लोग जानते हैं कि भाई जो भी सड़े गले पदार्थ है वो ज़्यादा टाइम तक हो जाते हैं तो वो जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो जाए, जैसे आपका कोयला हो गया। ठीक है, तो ये आपका यही है ना, आपका ये आग्नेय चट्टान का आपका टूटा हुआ रूप है। इसमें पेड़ पौधे बहुत सारे चीज़ क्या होते हैं, मिश्रित होते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाते हैं, अवसादी चट्टान में बदल जाते हैं। ये इसको द्वितीयक चट्टान भी कहते हैं। तो इसी से हमारे जीवाश्म ईंधन जो भी हैं वो प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए, और आपका जो सोना जो प्राप्त होता है ना, गोल्ड, वो आपका आग्नेय चट्टान से प्राप्त होता है। ठीक है, सोना। ओके, ठीक है। अब देखिए, जो तीसरी प्रकार की चट्टान है वो कायांतरित चट्टान होती है। ये क्या होती है कि मान लीजिए जो आपका अवसादी चट्टान है ना, वो किसी भारी चीज़ से दब गया। मान लीजिए कभी भूकंप आया, वो भूकंप आया या कुछ भी ज़्यादा एक्सटर्नल इफेक्ट हुआ, तो वो बहुत सालों साल बहुत भारी चीज़ से दब गया है वो चट्टान। ठीक है, तो दबने के कारण क्या होता है ना, ज़्यादा दिन तक दब जाता है तो वो हो जाता है बहुत ही मजबूत चट्टान हो जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग कायांतरित चट्टान। और कायांतरित चट्टान में क्या होता है, तो कोयला जो, जैसे आप अभी अवसादी चट्टान में हम लोग क्या देखें, तो अवसादी चट्टान में हम लोग देखें कि कोयला का निर्माण हुआ। ठीक है, क्योंकि भाई इसमें जितने भी आपके आग्नेय चट्टान के पदार्थ हैं, बाहरी आपका धूल मिट्टी कण जितने भी वो जमा हो जाते हैं पेड़ पौधे, तो वो जीवाश्म के रूप में बदल जाते हैं। फिर जब अवसादी चट्टान बहुत सालों तक दब जाता है ना किसी भारी चीज़ों के अंदर, ठीक है, तो भाई इसमें जो है कोयला जो है वो हीरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हीरा जो है वो कायांतरित चट्टान का एग्जाम्पल है। चलिए, आपका कायांतरित चट्टान। ओके, ये तो कायांतरित, ये तो आपका अवसादी होगा ना। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। तो असंतुलित हम लोग कैसे पता करते हैं कि आपका इधर आपका जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं, इधर आपकी ये जो एलिमेंट है इधर आपके साइड में उससे मैच कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसमें ये पूछा है कि असंतुलित, तो देख लीजिए, सिंपल है। यहाँ पर पोटेशियम 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम 10 है, हाँ है। आपका कैल्शियम 10 है, तो यहाँ भी कैल्शियम 10 है, ये सही है। आपका ऑक्सीजन 10 या 30 है, तो आपका ऑक्सीजन भी 30 है। और 4 या 12 पोटेशियम है, तो आपका पोटेशियम भी 12, ये सही है आपका, ये संतुलित है। अब कह रहा है कि हाइड्रोजन 6 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 या 12 है, तो और बाकी तो कहीं नहीं है, यानी कि ये आपका असंतुलित है। यहीं पे दिख गया आपको, ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए, आप एक बार खुद से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है, यहाँ पे कितना है, 12 है, तो आपका असंतुलित है। ओके, अब कह रहा है कि यशोधरा डालमिया जो हैं वो किस प्रसिद्ध पुस्तक की लेखिका हैं। ठीक है, तो आपकी जो यशोधरा डालमिया है ना, ये आपके द पेंटेड वर्ल्ड ऑफ द वारलीज के क्या है, लेखिका हैं। चलिए, अब कह रहा है कि फरवरी 2023 में नागर विमानन महानिदेशालय में महानिदेशक के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था। तो भाई ये आपका करंट अफेयर्स क्वेश्चन, आप इसको अपने रिलेट कर सकते हो, छोड़ दो इसको। ठीक है, विक्रम देवदत्त, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा आज़ादी के अमृत महोत्सव के विषय में शामिल नहीं है। जैसे अभी आपका आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया गया ना, तो उसमें जो मोटो है आपका कौन सा नहीं था, तो उसमें 3 मोटो था लेकिन एक मोटो नहीं था। कौन सा? तो स्वास्थ्य का मोटो नहीं था। इसमें विचार, आपका कार्यवाही, ठीक है, आपका संकल्प, ये तीनों मोटो था लेकिन आपका स्वास्थ्य का मोटो नहीं था। ठीक है, चलिए, अब कह रहे हैं कि 2022 के फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की थी। तो सिंपल यार, कतर। अच्छा, 2026 में जो आपका फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप होगा, विश्व कप, तो उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो आपका अमेरिका करेगा। ठीक है, आपका कनाडा करेगा। ठीक है, और मैक्सिको करेगा। हो सकता है कि पूछ दे आपसे, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका कि 2026 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, तो आपका अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको। चलिए, फीफा वर्ल्ड कप ना। ओके, अब कह रहा है कि द्वितीय शताब्दी के आरंभ में अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में वाद्य यंत्र को तात सुशीर प्रणाली किसने समझ। देखिए, नाट्यशास्त्र किसने लिखा था आपका, तो भरत मुनि। ओके, तो आपके 1 यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी जस्ट नहीं बताया था कि नाट्यशास्त्र का लेखक कौन है, भरत मुनि। तो भाई अब जो नाट्यशास्त्र में जो बताए गए हैं वर्ण आपके यंत्र, तो वो भी तो भरत मुनि ही वर्णन करेंगे ना। तो सिंपल क्वेश्चन। अब कह रहे हैं कि सूक्ष्म वित्त संस्थानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सूक्ष्म वित्त संस्थान आप लोग अगर PYQ लगाए होंगे तो ये क्वेश्चन आप देखे होंगे, क्या होता है माइक्रो फाइनेंस। ठीक है, तो माइक्रो फाइनेंस क्यों बनाया गया,
और क्योंकि जो छोटे लोग हैं ना वो उनको ऋण दिया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि नौकरी पेशा लोगों को प्रदान की जाने वाली बैंकिंग सेवा का प्रकार है, नहीं ये गलत है आपका, नौकरी पेशा लोगों के लिए नहीं था ये। कह रहे केवल उच्च आय वाले लोगों को प्रदान की जाने वाली सेवा, ये भी गलत है, उच्च आय वाले लोगों को नहीं देना था ये कह रहा है कि अधिकांश सूक्ष्म वित्त पोषण संचालन विकासशील देशों में होता है, सही बात है। भारत क्या है, भारत एक विकासशील देश है, तो ये जितने भी आपके सूक्ष्म वित्त संस्थान है ना ये आपके विकासशील देशों में होते हैं, ठीक है, ये आपका सही है। अब कह रहा है कि जंबो ऋण प्रदान कर सकते हैं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल सही है। चलिए अब कह रहा है कि वैश्विक भूख सूचकांक GHI 2023 में भारत का रैंक क्या है, तो अब 2023 का तो नहीं पूछेगा, अब रिसेंट वाला पूछेगा। तो ये है आपका 111 था उस टाइम, ठीक है। चलिए आप अभी जो इंडेक्स आया ना उसको सब याद कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि भारत ने पहली बार पैरा ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था, तो भाई पहली बार भारत ने पैरा ओलंपिक खेलों में 1968 में भाग लिया था, ठीक है। अगर आप स्पोर्ट्स के बारे में पढ़े होंगे स्टैटिक में तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे दोगे, ठीक है। स्टैटिक का जितना भी चैप्टर मैं मेंशन किया हूँ अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में सारा पढ़ लो, ठीक है, उसके बाहर नहीं आने वाला है 1968। ओके अब कह रहा है कि भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति और कर्तव्यों से संबंधित है। ये महान न्यायवादी क्या होता है पता है आपको, इसको बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए यानी कि ये भारत की तरफ से ये वकील होता है, भारत मतलब केंद्र का वकील होता है ये, ठीक है। चलिए रिप्रेजेंट करता है वकील के रूप में। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका आर्टिकल कौन सा है, तो भाई देखो आर्टिकल 74 तो आपको पता है कि ये आपका जो राष्ट्रपति है ना वो मंत्रिमंडल से चले, ठीक है, राष्ट्रपति जो भी काम करे वो मंत्री परिषद की सलाह से करे, ठीक है। और मंत्री परिषद किसकी सलाह से काम करें, तो प्रधानमंत्री, यानी कि ये कहता है आर्टिकल 74 कि भाई प्रधानमंत्री ये जो है आपका देश का सबसे ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है। आर्टिकल 74 जो है वो क्लैरिफाई कर देता है। अनुच्छेद 80 क्या कहता है, तो भाई अनुच्छेद 80 आपका राज्यसभा के बारे में बताता है, क्योंकि 79, 80 और 81 ये आपका संसद, ये आपका राज्यसभा और ये आपका लोकसभा, ठीक है, ये तीनों लगातार, तो आपको तो ये पता ही होगा। चलिए तो आपका आर्टिकल 74 तो होगा नहीं, आर्टिकल 80 आपका राज्यसभा के बारे में बताता है, ये भी नहीं होगा। आर्टिकल 81 किसके बारे में बताता है, आपका लोकसभा के बारे में बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल 76 बच गया, तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, भाई मेरा छोटा चैनल है, सपोर्ट करोगे, वीडियो मैं भी अपलोड करूँगा। ओके चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैदिक शिक्षा को पुनर्जीवित करने और इसे विज्ञान में आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास किया, तो भाई देखो ये कह रहा है कि वैदिक शिक्षा, तो वेद की ओर लौटो, या जो भी चीज़ें हैं वैदिक चीज़ों को ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन दिया था, कौन सा समाज दिया था, तो आपका आर्य समाज दिया था। आज जो DAV स्कूल चलता है ना आपका, वो आर्य समाजी के जो लोग हैं वही चलाते हैं, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी, किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था, ठीक है। चलिए ओके आपका प्रातः समाज की स्थापना किसने की थी, आपका आत्मरंग पांडुरंग। ब्रह्म समाज की आपके राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये सब जितने भी है ना आपका समाज सुधारक आंदोलन या जो भी है इसके फाउंडर, वो सब पता कर लो, आप जान लो। ओके चलिए अब कह रहा है कि वेवर या दाहिया नाम से जाने वाली काट एवं दाग कृषि किस राज्य में प्रचलित है। देखिए आपका दहिया जो है ना एक बार फिर से आया था, PYQs अगर आप देखे होंगे, इसको झूम खेती आपका अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है, इसको झूम खेती भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका जो दहिया है ना आपका मध्य प्रदेश में जाना जाता है। वेवर या दहिया आपका उड़ीसा पे आया था ना, कि उड़ीसा में इसका क्या नाम है, ठीक है। चलिए तो ये आपका मध्य प्रदेश। अब कह रहा है कि इंग्लिश है, अब तो इंग्लिश के लिए एक नया वीडियो में अलग से लाऊंगा, ठीक है। तो ये आपका ख़त्म हुआ सारा GK का, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि जितने भी क्वेश्चंस मैं और लाऊं आप देख सको, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।